इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन भाग 5। इसमें कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे ये पढ़ना है यहाँ से। लेकिन हम अभी दांडी यात्रा के बारे में ही पढ़ रहे थे। दांडी यात्रा किस लिए निकला था? इसीलिए कि हम नमक वाला कानून जो है उसको तोड़ना ही है, ये तय था। बस उन लोगों का स्रोत है जो ये लोग लिखे थे, जो बताना चाहते थे लोगों के सामने, जो भाषण था, बस वही अभी हमें पढ़कर समझना है। तो ये 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था, वो भाषण है। अब भाषण सुनना। जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्र तटीय टोले के तरफ, समुद्र तटीय मतलब समुद्र के किनारे, टोले के तरफ चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। गांधी जी, उनको यह भी नहीं पता था कि वहां तक उनको जाने दिया जाएगा। आज यूट्यूब पे आप जाओगे, दांडी यात्रा, गांधी जी के बारे में जीवनी खोजोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हम बोल रहे हैं कि आप हर चीज को एब्जॉर्व करो, हर चीज को देखो, सुनो। अभी टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है। सीखो, जितना हो सके उतना सीखो और अपने जिंदगी में फोकस करो कि हमें करना क्या है। जब मैं साबरमती में था, मतलब जहां से वो निकल रहे थे, साबरमती नदी के पास उनका आश्रम था, तो वहां से निकल रहे थे। तो जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दंडित मतलब दांडी तक आने देगी, मुझे नहीं आने देगी, लेकिन मेरे साथियों को तो आने देगी ना। लेकिन मुझे निश्चय ही यह छूट नहीं मिलेगी। गांधी जी ये सोच कर चले थे। यदि कोई यह कहता है कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूं। मैं यहां तक पहुंचा हूं, इसमें शांति और अहिंसा का कम हाथ नहीं है। हम यहां तक आ गए हैं, शांति और अहिंसा, इन्हीं दो चीजों का हाथ है जिसकी वजह से हम यहां तक आसानी से पहुंच पाए हैं। क्योंकि सभी लोग शांत थे, कहीं रास्ते में लड़ाई झगड़ा तोड़ फाड़ नहीं हुआ था। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं, सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है। अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम सबको गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, शांति यात्रा आप निकाल रहे हो तो आपको तंग करने की हिम्मत औकात हमारे पास नहीं थी, ऐसा सरकार बोलती है, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है जो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता है। अगर शांति के सेना पर कोई लाठी चलाएगा तो समझो कि जहां पर एक लोग भर के थे, अब वहां पर हजारों करोड़ों लोग भड़क जाएंगे। तो यही कारण था कि उन लोगों ने एक भी वार नहीं किया शांति यात्रा पे, जो साबरमती से इनका दांडी यात्रा चला था। तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति हैं। यहाँ पर समझना, गांधी जी बोल रहे हैं कि तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति हैं। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो। कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं करती है, यह एक सवाल है, यह एक अगला सवाल है। इस पर नजर डालते हैं। हो सकता है कि सरकार हमें ऐसा न करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है, जो शांति दिखाई है, उसके लिए वह अभिनंदन का पात्र है, अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे गुजरात और देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुझे और देश के जितने भी मुख्य नेता हैं, बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होगा और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं पड़ती है। राज्य जब आगे चलने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका रास्ता खुद ब खुद साफ होते जाता है। असहयोग आंदोलन, कोई भी किसी का सहयोग न करे, सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई भी, सरकार का सहयोग न करे। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से
स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धारणाएं थी। देश के विशाल भाग में, देश के बड़े बड़े भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया। जो जंगलों पे कानून लगा था उसका उल्लंघन किया किसानों ने, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां एक जमाने में वे बेरोक टोक घूमते थे। वहां पर जाने से अंग्रेजों ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो सारे कानून को तोड़कर अब जंगल में लोग जाने लगे थे। कुछ कस्बों मतलब कुछ राज्य जो सूबा थे, जो राजवाड़े खानदान के अंदर आते थे, इंग्लिश में बोले तो प्रिंस स्टेट। तो कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार कौन से होते हैं जो वहां पर काम करते हैं, तो फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920 से 1922 के बीच में 2 साल के बीच में 2 साल की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने, गांधी जी जब बोले, भाषण दिए, तो तमाम भारतीय वर्ग को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया। अब इतना कुछ हो रहा है तो सरकार भी कुछ ना कुछ करेगी ना। तो जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। जितने भी थे नजर में आने लगे उनको अरेस्ट कर लिया गया। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितना? 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई थी। उन्होंने रिपोर्ट भेजा था। गोपनीय रिपोर्ट से लगाया जा सकता है कि गांधी जी भी आए थे, इसलिए गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांवों में, यहाँ पर समझना कि इन रिपोर्ट में जो पुलिस वालों ने गोपनीय तरीके से भेजा था, इन रिपोर्टों में रास्ते के गांवों में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं। वह भी लिखा गया था रिपोर्ट में, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। तो ये सब बातें लिख दी गई थी किसके लिए? एक रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिए। यहाँ पर समझना, वहां पर ध्यान दीजिएगा तो एक गांव का नाम लिखा गया है वसना। यहाँ पर आगे बताया जाता है कि वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति मतलब जो जनरल कोटा में आते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप स्वराज्य के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। स्वराज्य चाहिए तो अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। जिसको आपने अछूत समझा अब उसको सिर के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। इसलिए स्वराज के लिए, पूरे राष्ट्र की आजादी के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा, उस गलतियों का पश्चाताप करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की है। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, फारसी, सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या फारसी, क्या सिख, आप सबको एकजुट होकर आगे चलना पड़ेगा। ये स्वराज की सीढ़ियां हैं। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि गांधी जी के सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे थे। तमाम जाति, अलग अलग जातियों के, अलग अलग समूहों के, आदिवासी के हर मर्द और औरत वहां पर शामिल होते जा रहे थे। उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर, जितने भी लोग हैं, तो हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे थे। हजारों लोग सामने आ रहे थे नेता बनने के लिए, साथ खड़े होने के लिए, मरने के लिए तैयार थे कि हमें भी अब स्वराष्ट्र चाहिए, राज्य चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। इनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिए थे और सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट, पुलिस अधीक्षक ने लिया था। यहाँ पर समझना कि सरकार को भेजी रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो था ना,
पुलिस अध्यक्ष, उसने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। समझना यहाँ पर कि उन्होंने क्या बोला कि गांधी जी शांत और निश्चिंत, मतलब कोई चिंता नहीं है, शांत है, वैसे दिखाई दे रहे हैं। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, वो और मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां जा रहे हैं संबोधन करते जा रहे हैं, संबोधित करते जा रहे हैं, इसलिए उनको अलग प्रकार की ऊर्जा उन्हें मिल रही है, जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का साथ मिल रहा है। तो ये सब बातें वहां पर लिखा गया था। ये आगे देखिएगा, नमक यात्रा की प्रगति को एक और श्रोता से भी समझा जा सकता है। कैसे? अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स को, देखना यहाँ पर, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स को, आज टाइम्स ऑफ इंडिया उसको बोला जाता है, तो टाइम्स को गांधी जी के कदकाठी पर हंसी आती थी। टाइम्स हंसता था गांधी जी को देखकर। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर, मतलब एकदम लाठी जैसा शरीर, और मकड़े जैसी पेरू मतलब पेट वाला इलाका, चाहे बाकी सब इलाका, तो पेरू का खूब मजाक उड़ाता था। उनके पूरे शरीर को, उनके पेरू को पूरा मजाक उड़ाता था, उनके रहन सहन का मजाक उड़ाता था, वो जो कपड़ा पहनते थे उसका मजाक उड़ाता था। इस यात्रा के बाद में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त की। अब टाइम्स बोल रहा है कि हम अपने उदार भाव को सामने लाया। उसने दावा किया कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर जाएंगे। पहले टाइम्स ने लिखा कि गांधी जी कुछ दिन पैदल चलेंगे और सड़क पे पसर जाएंगे, जमीन पे पसर जाएंगे, अब वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में, इस मरियल जैसे शरीर में आगे जाने की ताकत बची है। मतलब उसको इतना, पत्रिका वाले को, टाइम्स वाले को इतनी भी विश्वास नहीं था कि ये मरियल जैसा शरीर इस यात्रा को पूरा कर सकता है। लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम्स ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है, जितने लोग इसमें जुट रहे हैं, उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। ऐसा टाइम्स में लिखा गया था। जब वे भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर, उससे पहले मैं आपको ये 13.8 बता देता हूं, उसके बाद नीचे का ले चलेंगे। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई थी। आप इस चित्र को देखने के बाद हमें समझ में आएगा ये कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है। इस चित्र में आप देखना, दाएं से बाएं, दाएं की तरफ से बाएं की तरफ देखो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सामने बैठे हुए हैं। ये तो सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगे जमुना लाल बजाज इसमें है। सुभाष चंद्र बोस को आप देख लिए, गांधी जी को सामने आप पहचान लिए, महादेव देसाई। और अग्रभाग में कौन कौन दिख रहा है? अग्रभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखा जा सकता है। अग्रभाग में आप उनको देख सकते हैं, पहचानिए इसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है। तो हम लोग ये लाइन कंप्लीट करने वाले थे। अब वे भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता, समझना यहाँ पर, टाइम्स ने भी गांधी जी को एक ऐसा साधु और राजनेता कहकर संबोधित किया, कहकर सलामी देने लगे कि जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ, क्या लिखा है, ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। कमाल की बात है, जैसा लोग हथकंडा अपनाए वही हथकंडा इनके लिए भी अपनाया गया। क्योंकि अंग्रेज भी स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब भारत आए थे तो अभी दंगा नहीं चाहते थे, किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, जैसा राजा बोलता था वैसा करते थे। राजा के सामने जूता भी साफ करते थे, जूता चाटते भी थे। लेकिन बाद में इन लोगों को मौका मिला तो वही जूता से राजा को लतियबो किए। तो ये सब उन लोगों का नीचे से ऊपर बढ़ने का तरीका था, जो हम सब भूल चुके हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए।
ये सामने देखना, पृथक निर्वाचिका के बारे में यहाँ पर समस्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है मैं आपको बताता हूँ। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि अस्पृश्य जो अछूत लोग हैं, अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता अस्थायी रूप से ले लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहें? पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का, यहाँ पर समझना कि पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का यह भाव जो है, जो हम नहीं बदलेंगे, अछूतों का भाव नहीं बदलेंगे और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नहीं बदले तो ये कलंक और मजबूत हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए, छुआछूत को खत्म किया जाए, और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर ले तो एक अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर थोप दी जाए, किसी तरह थोपा जाए। यह अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे। एक बार नष्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे खत्म तो होगा ही, तो किसी को पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी, ये यहाँ पर बताया जाता है। अगर इसको नष्ट कर दिया जाए संविधान के अनुसार, इस कानून के अनुसार, तो ये बात ही नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे सब लोग भूल ही जाएंगे इसको, और भूलना ही होगा। नहीं भूलेंगे तो सरकार लतिया देगी। आगे का अपना टॉपिक है 3.2 संवाद। संवाद इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि नमक यात्रा हो रहा है तो संवाद भी है, बिना संवाद का कुछ होता नहीं है। देखिए संवाद में बताया गया है कि नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। अब कौन से कारण से उल्लेखनीय था ये जानना जरूरी है। देखो, पहला यही है कि घटना थी। पहले क्या थी? घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दिया था, बढ़िया तरीके से छापा। दूसरे, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, खूब बढ़ चढ़कर आई थी। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी, यहाँ पर समझना कि समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी गांधी जी को समझाया कि अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें, इसमें महिलाओं को भी आने दें। तो कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थीं जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी, बढ़िया से दी। तीसरा और संभवतः यहाँ पर बात चला आएगा कि सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ करता है, यहाँ पर नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज्य बहुत दिनों तक भारत में टिकने वाला नहीं है। लेकिन वही लोग कुछ ना कुछ चाल चलते थे, टिका लेते थे, और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, इसके लिए वो लोग भी तैयार हो गए, कुछ ना कुछ हथकंडा अपनाने लगे थे। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि भैया हमको अब बहुत कम दिन यहाँ पर रहने को मिलेगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया, और पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई, मतलब असफल साबित हो गया। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, और अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई थी। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी जो थे, इरविन समझौते, गांधी इरविन, दो समझौते, मतलब गांधी और इरविन के बीच में हुआ था ना, वायसराय इरविन के बीच में। तो गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसके शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। तो समझौता यही हुआ कि आप समझौता के तौर पे आप यही करोगे कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको आप वापस ले लो, सारे कैदियों को आप छोड़ दो, उसके बाद से जितने भी तट हैं वहां पर नमक बनाने की आज़ादी हमें मिलना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर हुई और इनके बीच में समझौता हुआ। रेडिकल राष्ट्रवादी, अब यहाँ पर रेडिकल की बात आ जाती है, तो रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की
क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। अब रेडिकल जो रूढ़िवादी लोग जो थे वो बोलते थे कि अभी भी गए और हमारे राजनीतिक बात को नहीं उठाएं, अपने जाओ ना उठा लो, वही बड़ा गोली मार कर मुआ देता सब। लेकिन उन लोगों के भी कुछ अलग बातें थी और गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिलता था कि भाई राजनीति के लिए बात करेंगे बात करेंगे बात करेंगे बात करेंगे, लेकिन फिर आंदोलन हुआ, फिर मारपीट हुआ तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना, जाएंगे कहाँ, बनगा किधर जाएगा किधर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, सबको पता है, लेकिन समझना यहाँ पर कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में दिसंबर के महीने में, चाहे नवंबर दिसंबर के महीने में ही लंदन में आयोजित हुआ था। स्टार्टिंग में जब गांधी जी बात किए थे वो कहाँ था, इंडिया में ही था, लेकिन अब लास्ट में लंदन जाना था। तो उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था, मुस्लिम लीग के कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनका कहना था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक के हितों में काम करती है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है केवल, बाकी किसी में काम नहीं करती। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। अब जो राजा रजवाड़े वाला था सब वो बोलता था सबके, बाकी लोग हमारे रजवाड़े वाले जमीन पर कांग्रेस का कोई नियंत्रण नहीं होगा, ये बात वहां पर बोला गया। भूभाग पर कोई अधिकार नहीं होगा, सीधा बात है। तीसरी पहला जान लिया मुस्लिमों ने बोला, दूसरे में ये जितने भी रजवाड़े लोग हैं उन लोगों ने बोला, और तीसरा में देखो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि तीसरी चुनौती तेज तर्राक वकील विचारक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ से थी। उनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों एसटी और एससी का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी निचले जाति के थे, एक चमार परिवार से उनका ताल्लुक था, चमार परिवार के थे। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। कुछ नहीं हुआ, गांधी जी फिर लौट आए, बाकी सब लौट आए। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, फिर से चल भैया लागू कर, चालू कर। नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन, क्या नाम था, लॉर्ड विलिंगडन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। लॉर्ड विलिंगडन बोलता था कि भाई गांधी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड गांधी, ऐसा बोलकर हटा देता था गांधी जी को। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में, देखो यहाँ पर एक बहन को निजी खत में लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, निजी खत किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर विलिंगडन का बात है तो शायद वही लिखता होगा। तो निजी खत में यहाँ पर विलिंगडन ने लिखा था, अच्छा विलिंगडन अपने बहन को लिखा था कि अगर गांधी न होता तो, अगर इस दुनिया में, इस इंडिया में, इस हिंदुस्तान में अगर गांधी नहीं होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है। गांधी जी जो भी कदम उठाते हैं बोलते हैं कि भगवान की कृपा, भगवान की मर्जी, भगवान की महिमा, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है, बहन को बता रहा है। और अपनी बहन से आगे बोलता है कि देखता हूं कि हमें अखबार में पढ़ने को मिलता है अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच बात तो यह है कि निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। मतलब ऐसा जगह है जहाँ पर अव्यवहारिक लोग हैं, रहस्यवादी लोग हैं और अंधविश्वासी जनता उसको भगवान मान रही है, महान मान रही है। तो ये बातें अपनी बहन को बताता है। आगे यहाँ पर लिखता है कि बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट फॉर इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया था कि भैया यहाँ पर ये किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझना की बात क्या आती है कि 1935 में नए गवर्नमेंट जब आया था उस समय गवर्नमेंट फॉर इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व का शासन व्यक्त था कि भैया इतने इतने लोगों का होगा।
2 साल बाद सीमित मताधिकार, 2 साल बाद सीमित मतलब एक नियंत्रण में रखकर मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिलती है, जहां 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए। जब पहला बार इलेक्शन हुआ 1935 में, तो पहली बार कांग्रेस खूब बढ़िया से वो जीत कर आई थी सामने, और प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देख रेख में काम करते थे। सरकार तो बनी लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आती थी, राजा कोई और, हम लोग केवल मुलाजिम का काम करते थे, नौकर का काम करते थे। उसके पहले आप यहाँ पर देखना पृथक निर्वाचिका पर अंबेडकर के क्या विचार थे उसके बारे में। सबसे पहले तस्वीर देख लो आप। तस्वीर में लिखा गया है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन नवंबर 1931। ये लंदन में जो सब मीटिंग बैठा था वहां का ये तस्वीर है। इसमें देखो कहाँ कहाँ कौन से हैं। महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया और उनका मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे स्वर्ण हिंदुओं से, स्वर्ण हिंदू कौन होते हैं? बड़े जात वाले, तो स्वर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे। मतलब यहाँ पर बात ये थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो भी स्टेप गांधी जी ने उस समय उठाया था बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर नहीं उठाते तो हम लोग एकजुट होते नहीं। अब यहाँ पर देखो दलितों के लिए क्या क्या यहाँ पर बात थी, अंबेडकर जी क्या बोलते हैं। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलील के जवाब में अंबेडकर ने लिखा, हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं कर सकता है। जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के बजाय कोड़ियों की तरह, कोड़ियों मतलब पत्थर की तरह, छोटे छोटे पत्थर को जिस तरह नहीं फेंक देते हैं, तो उस तरह देखा जाता है इन जातों को, छोटे छोटे जातों को, जिसमें ST SC आते हैं, अत्यंत पिछड़ा और अति पिछड़ा लोग। आगे देखिएगा जनजातीय लोग भी, जिसके साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जा सकते हैं। आर्थिक रूप से यह एक ऐसा वर्ग है जो 2 वक्त की रोटी के लिए स्वर्ण हिंदुओं पर पूरी तरीके से आश्रित है। मतलब बड़े कास्ट पर, बड़े जाति के लोगों पर पूरे तरीके से निर्भर है ये सभी लोग, ऐसा बताया जाता है। अंबेडकर जी के द्वारा बोला जाता है। अंबेडकर जी द्वारा बोला नहीं जाता, अंबेडकर जी ही बोलते हैं। अपने विचार को सामने रखते हैं, रखना ही चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए। जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है, न केवल हिंदुओं और सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाली हर संभावनाओं को बंद कर दिया है। हिंदू समाज ने, बड़े अमीर लोगों ने उनके सामने खुलने वाले जितने भी बात थे उसको खत्म कर दिया गया है, और खत्म कर दिए हैं। क्योंकि उस समय चलता था ना, हम नहीं तो कोई नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना जाओ। संभवतः यहाँ पर बात हो जाती है कि संभावनाओं को बंद कर दिया है, जिससे दमित वर्ग को जीवन में ऊपर उठने का कोई अवसर न मिल सके। ये बात सही था, लेकिन बाद में सब नया कानून बदला, इसके लिए सब अब रुकने लगा धीरे धीरे। इन परिस्थितियों में भी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदायों के पास ऐसे अपंग मतलब ऐसे विकलांग समुदाय जो यहाँ पर हैं उनको संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, राजनीतिक सत्ता में उनको जगह हासिल हो, सीट हासिल हो और उनको सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। और उन्हीं के बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बदला गया, जिसके अनुसार हर किसी को सीट मिल सकता है, जिससे वह अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये लिखा गया है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, पूरा नाम है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू दी, उस किताब में आपको मिलेगा खंड 9 में और पृष्ठ संख्या 312 में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आगे देखते हैं
कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में, समझना यहाँ पर, कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के बाद 2 साल बाद, कितना 2 साल बाद, सितंबर 1949 में, कितना 49 नहीं 39 में, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था। और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर और नात्सियों के कट्टर आलोचक थे, पसंद नहीं करते थे ना ही नात्सी को ना ही हिटलर को, पूरा बढ़िया तरीके से गलत सही सब बोलते थे। तद अनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर कांग्रेस युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे। अगर युद्ध खत्म होने के बाद हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे तो कांग्रेस उनको मदद करे, मदद कर सकती है तो करे। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। सरकार बोला कि कोई जरूरत नहीं है, घर में बैठो, ज़्यादा उड़ने फुरने की जरूरत नहीं है, लड़ने वाले साले लड़ेंगे, तुम साले यहीं पे बैठे रहो, ऐसा उन लोगों ने का विचार था, बैठा दिया गया। और सही में लड़ते तो नए नए प्रकार के टेक्नोलॉजी आता, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं आया, इसीलिए हम लोग बचे थे, नहीं तो बहुत सारा इलाका अपना बंजर हो गया रहता। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया और पूरा कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा, स्वाहा, खत्म। युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते, शासक जितने भी शासक थे उस पर दबाव डालने के लिए 1940 से 41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया था और नए नए सत्याग्रह भी किए थे। ये तस्वीर देखना, ये फर्स्ट वाले का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अपना गांधी जी, और बाकी सब धीरे धीरे साथ में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लग रहे हैं शायद। महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के साथ बैठक के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 13 अक्टूबर 1939 का दृश्य है। इस बैठक में युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। जब वायसराय के साथ वार्ता टूट गई तो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इन सभी लोग गए थे जो इस्तीफा देकर भाग आए। देखो उस समय निक्कर पर लोग चले जाते थे इधर उधर, आज निक्कर पर जाने में लोग शर्माते हैं। हाथ तेरी के बात, क्या बात है। पर नीचे एक और तस्वीर देखिएगा, ये कोट वाला आदमी दिख रहा है, गांधी जी दिख रहे हैं। इनका नाम है चित्र 13.11 कि स्टेपर्ड क्रिप्स के साथ महात्मा गांधी मार्च 1942 का दृश्य है ये। तो मार्च 1940 में, ये सामने देखो आप अब, कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग की थी कि जहां पर मुसलमान ज्यादा है वहां पर कुछ छूट दे दिया जाए। तो उसकी मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब केवल भारतीय बनाम भारतीय और ब्रिटिशों के बीच में नहीं हो गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन, तीन धुरियों के बीच यह संघर्ष बढ़ चुका था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में आती है और वो बनती है कहाँ पे, ब्रिटेन में, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते हैं। बोलते थे कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें साम्राज्य का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टूटे मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसलिए हमको सर्वोच्च मंत्री का पद नहीं दिया गया है। 1942 के बसंत में, कब, 1942 के बसंत मतलब बरसात के महीने में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेपर्स क्रिप्स को भारत भेजा।
ये जो कोर्ट वाले बंदे हैं इनको भारत भेजा गया। और क्रिप्स के साथ वार्ता में, क्रिप्स के साथ जो बात हुआ उसमें कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर धुरी शक्तियां, बाहरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीयों को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए, तभी हम जाकर मदद करेंगे। इस बात पर वार्ता टूट जाती है, क्योंकि ये बात माना नहीं जा सकता तो टूट जाएगा। देखो पीछे से एक महाजन हंस रहे हैं, तो उनका दांत भी दिख रहा है। कितना क्या कैमरा मैन है कि इनका दांत का भी फोटो ले लिया है, और छापने वाले भी इनका पूरा छाप दिया है। छोड़िए, यहाँ पर ये खत्म होता है कि किस तरह वार्ता टूटती है और अभी तक ले अपना देश नहीं आजाद होता है 1942 तक, क्योंकि बहुत मेहनत हुआ, लेबर पार्टी आई, बहुत सारा बात हुआ, खत्म भी हुआ, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं निकला। लेकिन आगे हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कैसे हम लोग आजाद होते हैं। तो हम लोगों ने 1942 तक जो पढ़ा, ठीक उसके बाद 1942 अब शुरुआत करेंगे इसमें भाग 6 में। तब तक आपको जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मेल दिया गया उस पर मैसेज कीजिए। और केवल पढ़ने, एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए। जो सीखना चाहते हैं उसके लिए पढ़िए, क्योंकि सीखने में सब चीज़ है। आज के ज़माने में डिग्री वाले लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। आज के जितने भी लेटेस्ट कंपनी जो आ रही है, AI टूल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये केवल स्किल देख रहा है आपका। ये केवल आपका देख रहे हैं कि आप कितना जल्दी फोकस कर पा रहे हो, कितना जल्दी अचीव कर पा रहे हो। नहीं तो डिग्री वाले 99% 98% लोगों को ले नहीं रहे हो। तो नहीं, हम तुमको सिखा देंगे, बस बंदा अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।